हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है रेलवे एएलपी सीबीटी फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, उसकी आंसर की भी आ चुकी है। आप सबने आपके क्वेश्चन भी देख लिए होंगे कि भैया मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए। आगे आने वाली जो एग्जाम है, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम आएगी, एनटीपीसी की आएगी, टेक्नीशियन की आएगी, जेई की आएगी, फिलहाल आरपीएफ वाली एग्जाम चालू है। तो आगे आने वाले एग्जाम में आप सभी को पता है रेलवे का एक पैटर्न रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो रेलवे एएलपी में बायोलॉजी से जितनी भी शिफ्ट हुई है, उन सभी शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस मैं आपको करवा रहा हूं। तो 26 तारीख की पहली शिफ्ट में बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी का एनालिसिस इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले 3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। 25 तारीख को 3 शिफ्ट हुई थी, पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट, यानी कि पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट। इन शिफ्ट में बायोलॉजी से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका। तो 25 तारीख की पहली शिफ्ट की अलग वीडियो थी, 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट की अलग वीडियो थी और 25 तारीख की थर्ड शिफ्ट की अलग वीडियो थी। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने 25 तारीख की तीनों शिफ्टों के पेपर नहीं देखे हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो जाकर के देख लेना। आज की इस वीडियो में 26 तारीख को जो पहली शिफ्ट हुई थी 9 से लेकर के 10 तक, उसमें बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, बिल्कुल आसान भाषा में करवाने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ में करवाने वाला हूँ, आसपास की चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, ताकि दोबारा अगर इसी जगह से क्वेश्चन आए तो वो आपका सही हो सके। इसलिए वीडियो को ध्यान से समझना है आपको। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर बी है पौधे, ऑप्शन नंबर सी है अमीबा, ऑप्शन नंबर डी है क्लेमाइडोमोनास। नाम ही ऐसे होते हैं ना कि स्टूडेंट है ना कंफ्यूज हो जाता है। देखो ध्यान से समझना, एक कोशिकीय जीव, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो नाम से स्पष्ट है, ऐसा जीव जिसमें एक कोशिका हो, तो वो होते हैं एक कोशिकीय जीव। लिखो, ऐसे जीव जिसमें एक कोशिका हो, वो होते हैं एक कोशिकीय जीव। इसके उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट है। जब कोशिका वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में आपको बताया था, एक कोशिकीय जीवों के बारे में बताया था और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में बताया था। तो ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना है, वो होते हैं एक कोशिकीय जीव। उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, बैक्टीरिया और क्लेमाइडोमोनास। याद कर लेना, अमीबा याद कर लेना, पैरामीशियम याद कर लेना, युगलिना याद कर लेना, बैक्टीरिया याद कर लेना, क्लेमाइडोमोनास याद कर लेना। याद रखना है, ये जो क्लेमाइडोमोनास है, ये एक प्रकार का शैवाल है। ये क्या है? शैवाल है। तो ये पता होना जरूरी है आपको। लेकिन है ये एक कोशिकीय, यानी कि इसका शरीर है वो एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर बोलते हैं इसे इंग्लिश में। दूसरा होता है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुकोशिकीय जीव।
ये ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है या फिर कोशिकाओं से बना होता है, वो क्या है? वो बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो जितने भी जंतु हैं, जानवर हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, ये सभी बहुकोशिकीय होते हैं। पादप जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में मानव जो होता है, मानव भी बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो एक कोशिकीय कौन सा नहीं है? पौधा नहीं है, क्योंकि पौधा क्या है? पौधा बहुकोशिकीय है, क्योंकि ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये एग्जांपल आपको याद करना है। आज के बाद में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं, तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ये क्लेमाइडोमोनास, ये सभी आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो आगे आने वाले क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, आगे चलते हैं। चले, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी है ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर डी है स्टार्च। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो भैया, मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप खाना खाते हो, खाना क्यों खाते हो? ताकि आपको ऊर्जा मिल सके। खाने का जो अंतिम रूप होता है, आप सभी को पता है, वो होता है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज ब्लड की सहायता से आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है, प्रत्येक सेल तक पहुंचता है। और कोशिकाओं में इस ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कुछ मात्रा में ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो ATP के रूप में बनती है। तो इस ATP के बारे में भी आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ATP का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और कोशिकाओं में ये ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ध्यान से समझो। आपने खाना खाया, खाने का जो अंतिम रूप होता है वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज ब्लड की सहायता से आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। ठीक है, प्रत्येक कोशिकाओं में इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इस ऊर्जा को हमारे शरीर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स ग्रहण करते हैं, और जिससे वो लगातार वो कार्य करते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता बनी रहती है, हमारे शरीर में ऊर्जा रहती है। तो ये बात तो आप सब जानते होंगे। लेकिन ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ब्लड की सहायता से आपके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है। अब भैया, आपके शरीर को जितने ऊर्जा की आवश्यकता है उतना ही तो ग्लूकोज टूटेगा भाई, उतना ही तो ये ग्लूकोज टूटेगा। तो बाकी का जो ग्लूकोज है, तो इस ग्लूकोज को एक हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और ये ग्लाइकोजन जो है वो लीवर और टिश्यू में जाकर के स्टोर हो जाता है। और ये ग्लाइकोजन जो स्टोर हुआ है, मान लीजिए किसी दिन आपने खाना नहीं खाया, अब खाना नहीं खाया तो उस दिन भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वापस ये ग्लाइकोजन जो है, इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकागोन हार्मोन के द्वारा।
वो हम एंडोक्राइन सिस्टम में आपको पढ़ाते हैं। और फिर इस ग्लूकोज को वापस आपकी कोशिकाओं के पास भेजा जाता है और कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ करके इससे ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है, हमारे शरीर में एनर्जी रहती है। तो एक्स्ट्रा भोजन, आपने देखा कि जो भोजन का अंतिम रूप था ग्लूकोज, जितना काम में लिया जा रहा है उसने तो इससे एनर्जी का निर्माण कर लिया, लेकिन बचा हुआ जो भोजन है, बचा हुआ जो भोजन का अंतिम रूप है वो है ग्लाइकोजन, जो स्टोर हुआ है आपके लीवर के पास, आपके टिश्यू के पास। तो इस ग्लाइकोजन को कहा जाता है संचित भोज्य पदार्थ। संचित भोज्य पदार्थ यानी कि ये ऐसा भोज्य पदार्थ है जो संचित है, जो इकट्ठा है, किसके पास? लीवर और टिश्यू के पास। यानी कि जब जरूरत पड़ेगी तो इस भोजन को हम वापस हमारी कोशिकाओं के पास भेज करके इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाएगा और इससे ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाएगा। फिर हमारे शरीर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स उसे ग्रहण करके वापस ऊर्जा अपना कार्य करेंगे, जिससे हमारे शरीर में क्या रहेगी? एनर्जी रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो एक्स्ट्रा भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोजन के रूप में भैया आपके लीवर के पास और टिश्यू के पास जाकर के स्टोर हो जाता है, जिसे हम संचित भोज्य पदार्थ कहते हैं। और ये संचित भोज्य जो पदार्थ है वो जंतुओं का होता है। किसका होता है? जंतुओं का। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, वो कौन सा होता है? ग्लाइकोजन होता है। सेम वैसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भाई पादप जो होते हैं, तो पादपों का जो संचित भोज्य पदार्थ है, जो संचित भोज्य पदार्थ है वो कौन सा है? तो पादपों का संचित भोज्य पदार्थ होता है भैया स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च होता है। तो जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन और पादपों का संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? स्टार्च होता है भैया। अब पहले तो जब पुरानी अगर आप एग्जाम के पेपर देखते हो रेलवे के, तो आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था कि जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ क्या है या फिर पादपों का संचित भोज्य पदार्थ क्या है, तो आप खटाक से आंसर दे देते हैं। लेकिन अब एग्जामिनर की सोच बदल चुकी है, वो इसी क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में पूछ लेता है आपसे और आप कंफ्यूज हो जाते हो और उस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आ जाते हो। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा है या रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है? अरे मेरे भाई, पौधों के बारे में पूछा गया तो स्टार्च ही है। क्या है? स्टार्च है जो इकट्ठा है। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, है कि नहीं? लेकिन जब एक्स्ट्रा बन जाता है तो वो भैया जाकर के स्टोर हो जाता है। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। वैसे ही हमारे शरीर में होता है। हमने जो खाना खाया है तो वो लास्ट एंड फाइनल, ये तो नहीं है कि भैया शरीर मना करेगा कि मत खाओ, खाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लूकोज बना है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में आपके लीवर और टिश्यू के पास में जाकर के स्टोर कर देगा। तो जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ तो क्या है? ग्लाइकोजन है। और पादपों का संचित भोज्य पदार्थ क्या है? स्टार्च है मेरे भाई। तो अगर आपसे पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा के बारे में पूछा जाए कि रक्षित आंतरिक ऊर्जा क्या है पौधों में, तो भैया स्टार्च बता देना। और अगर जंतुओं में रक्षित आंतरिक ऊर्जा पूछी जाए तो ग्लूकोज बता देना। तो आशा करता हूं चीज अच्छी थी, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना है तो आपको 100 में से 100% चीजें समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से किस में कोई भी झिल्ली नहीं होती है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पादप कोशिका, ऑप्शन नंबर बी है जंतु कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है विषाणु, ऑप्शन नंबर डी है कवक कोशिका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा विषाणु। क्या आप सभी को पता है विषाणु में कोई भी कोशिका नहीं होती है, कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती। इस वायरस को, इस विषाणु को सजीव है निर्जीव की बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है। वायरस को क्या कहा जाता है? वायरस यानी कि विषाणु को क्या कहा जाता है?
सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, योजक कड़ी कहा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? तो वायरस को कहा जाता है। क्या वायरस में कोशिका पाई जाती है? बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है वायरस? ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर के बना हुआ होता है। देखो, इसकी एक प्रकृति होती है। ये क्या है? जैसे ही किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करता है तो सजीव की तरह कार्य करने लग जाता है, और अगर ये निर्जीव अवस्था में है, जैसे कि बाहर वातावरण में है, तो ये निर्जीव की तरह काम करता है। कौन? वायरस। तो सजीव के शरीर में अंदर गया तो अपनी फोटोकॉपी बना लेगा, रिप्रोडक्शन। जिसे सजीव के लक्षण होते हैं वैसे इसमें गुण आ जाते हैं। तो ये सजीव के शरीर में सजीव की तरह कार्य करने लगता है और बाहर वातावरण में निर्जीव की तरह काम करता है। इसी वजह से इसे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना हुआ होता है। इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। कुछ इस तरीके से इसकी संरचना होती है, जिसमें ये ऊपर वाला भाग है, ये सिर वाला भाग है, और ये नीचे वाला जो भाग है ये पूंछ वाला भाग है। तो सिर वाले भाग पर ये जो आवरण आपको दिखाई देता है, इस आवरण को कैप्सिड कहा जाता है। और ये कैप्सिड का जो आवरण होता है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का। बीच में क्या होता है? बीच में होता है न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल आप सभी को पता है डीएनए और आरएनए दो प्रकार का होता है। तो बहुत सारे वायरस होते हैं, उसमें डीएनए प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है, और बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं, बहुत सारे ऐसे विषाणु होते हैं जिसमें आरएनए प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। इतनी बात क्लियर आ गई? तो भैया कोशिका झिल्ली के बारे में पूछा गया है, तो आप देख सकते हो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी झिल्ली नहीं है। ऊपर की तरफ जो आवरण है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है सिर वाले भाग में। पूंछ वाले भाग में भैया न्यूक्लिक अम्ल है। और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, तो डीएनए या आरएनए। बहुत सारे वायरस डीएनए प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, बहुत सारे वायरस में, बहुत सारे विषाणुओं में, और बहुत सारे विषाणुओं में आरएनए प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में और कवक कोशिका में भैया झिल्ली पाई जाती है। जिसे कोशिका झिल्ली का नाम सुना होगा, तो पादप कोशिका में भी पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है, कवक कोशिका में भी पाई जाती है। तो इनमें झिल्ली पाई जाती है, लेकिन विषाणु जो होता है, वायरस जो होता है, वो झिल्ली युक्त कोशिकांग है। नहीं, झिल्ली लेस कोशिकांग है। कहने का मतलब जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलिज है। यानी कि ऐसा कोशिकांग है। कोशिकांग तो नहीं कह सकते, कोशिका का अंग थोड़ी ना है, लेकिन ये ऐसा है जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती भैया। बस आपको इतना याद रखना है। स्पष्ट रूप से क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है आपको थोड़ा बहुत, वैसे पढ़ा रखा है सब कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए लेशमानिया, ऑप्शन नंबर बी है केचुआ, ऑप्शन नंबर सी है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर डी है अमीबा। सबसे पहले यहां पर प्रजनन की बात की जा रही है। भैया प्रजनन क्या होता है? तो अपने जैसे नए जीव का निर्माण करना ही प्रजनन कहलाता है। जैसे कि हम जो है वो हमारे जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं, गाय जो है वो अपने जैसे नए जीव का निर्माण करती है, भैंस जो है वो अपने जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं, शेर है अपने जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं, घोड़े जो होते हैं वो अपने जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं। क्या आपने देखा है क्या कि इंसान वो है वो भैंस के जैसे नए जीव का निर्माण कर रहा है? नहीं, वो अपने जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं ताकि अपनी जाति को विलुप्त होने से बचा सके, है कि नहीं है? तो प्रजनन जरूरी है। अब ये प्रजनन जो होता है ना, ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक प्रजनन,
और एक होता है अलैंगिक प्रजनन। जो लैंगिक प्रजनन होता है इसमें नर की और मादा की आवश्यकता होती है, लेकिन अलैंगिक प्रजनन में नर और मादा दोनों में से किसी एक की आवश्यकता होती है। दोनों में से किसी एक की आवश्यकता होती है। इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है या फिर मादा युग्मक का निर्माण होता है, या आप कह सकते हो नर जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है या फिर मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। नर में शुक्राणु का निर्माण होता है, अगर हम हमारी बात करें मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे भाई, मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत फीमेल की बॉडी से शुक्राणु फीमेल की बॉडी तक पहुंचता है, फिर मेल और फीमेल, कहने का मतलब शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया होगी, जिसके तहत युग्मनज में जाइगोट का निर्माण होगा फीमेल की बॉडी में, और फिर इसी युग्मनज से पूरे मानव बॉडी का निर्माण होता है। तो कुछ इस तरीके से लैंगिक जनन होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अलैंगिक जनन में ये अलग अलग प्रकार से हो सकता है, जिसमें यहां पर अभी क्वेश्चन जो पूछा गया है वो विखंडन द्वारा पूछा गया है। अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार होता है विखंडन। इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है, चाहे वो नर हो या फिर मादा हो। अभी विखंडन भी दो प्रकार का होता है। इसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विखंडन के बारे में पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन में। तो ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है द्विविखंडन और दूसरा होता है बहुविखंडन। ध्यान से समझना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो द्विखंडन जो होता है इसमें एक से दो जीवों का निर्माण होता है, लेकिन इस बहुविखंडन में एक से अनेक जीवों का निर्माण होता है, बहुत सारे जीवों का निर्माण होता है, या दो से अधिक जीवों का निर्माण होता है। दो से अधिक जीवों का निर्माण होता है, आप ये कह सकते हो। तो ध्यान से समझ, द्विविखंडन आपको समझ में आ गया। एक जीव से दो जीव बनेंगे वो द्विखंडन है, वो द्विविखंडन है। और बहुविखंडन में एक जीव से बहुत सारे जीवों का निर्माण होता है, वो बहुविखंडन है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल। जो द्विखंडन है इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? एक तो इसका एग्जाम्पल है भैया अमीबा। क्या है? अमीबा। दूसरा है इसका लेशमानिया। ये लेशमानिया एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। लेशमानिया ये एक प्रकार के क्या है? प्रोटोजोआ है। उसके अलावा युगलिना उसके अलावा बैक्टीरिया, ये सब किसके उदाहरण है? ये सब द्विविखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं भैया। लेकिन बहुविखंडन की बात करें, तो बहुविखंडन में आते हैं भैया शैवाल। क्या आते हैं? शैवाल आते हैं। सही लिखा है क्या मैंने बहुविखंडन को उदाहरण? हाँ, शैवाल आते हैं बहुविखंडन में। उसके अलावा ये जो प्लाज्मोडियम होता है, ये प्लाज्मोडियम, इसमें भी बहुविखंडन होता है, बहुविखंडन होता है। अब ध्यान से समझो, आपको विखंडन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया, द्विविखंडन के बारे में समझ में आ गया, बहुविखंडन के बारे में समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? चाहे वो द्विविखंडन हो चाहे वो बहुविखंडन हो, दोनों के द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लेशमानिया एक प्रोटोजोआ है जिसमें द्विविखंडन हो रहा है। अमीबा एक प्रकार का अमीबा जो होता है, इस अमीबा में भी द्विविखंडन होता है। ये जो प्लाज्मोडियम है ये भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, इसमें भी बहुविखंडन होता है। तो कहने का मतलब ए में, लेशमानिया में, प्लाज्मोडियम में और अमीबा में कहीं ना कहीं विखंडन की प्रोसेस हो रही है भैया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है, वो चूज करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कैचुआ। देखो कैचुआ में एक अलग ही प्रकार का जनन होता है। कैचुआ जो होता है वो उभयलिंगी होता है। एक ही शरीर पर नर प्रजनन अंग भी पाया जाता है और मादा प्रजनन अंग भी पाया जाता है। इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी केंचुआ। ये एग्जाम्पल याद कर लेना भैया, ये एग्जाम्पल आपसे आपकी आगे आने वाले जो ग्रुप डी की एग्जाम है, टेक्नीशियन की एग्जाम है, उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। क्योंकि एएलपी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे हमें ये सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या फिर टेक्नीशियन हो, या फिर जेईई की एग्जाम हो। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं छोटे छोटे, तो आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें आज ही याद कर लो ना, ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो भैया मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि तंत्रिका तंत्र के अलावा कौन सा एक अन्य तंत्र है जो आपके शरीर में नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है, कंट्रोल में कोऑर्डिनेट करने का काम करता है आपकी बॉडी को, उसके बारे में पूछा गया है। भाई जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम के अलावा ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसा कौन सा अन्य सिस्टम है जो आपकी बॉडी को कंट्रोल में कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, नियंत्रण व समन्वय में मदद करता है, उस सिस्टम के बारे में पूछा गया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक्सीलेटरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी है एंडोक्राइन सिस्टम। बताओ। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आरआरबी, एएलपी, सीबीटी फर्स्ट के जितने भी पेपर हुए हैं, वो सभी पेपर, जैसे कि मैथ में जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी शिफ्टों में, वो सभी शिफ्टों के मैथ के जितने भी क्वेश्चन, उन सबकी अलग से पीडीएफ बना करके भैया मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। रीजनिंग के क्वेश्चन की डाल रखी है, फिजिक्स के क्वेश्चन की डाल रखी है, बायोलॉजी के क्वेश्चन की डाल रखी है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन की डाल रखी है। तो जा करके देख लेना और इन क्वेश्चनों को भैया निकाल लेना। अब मैं 100 में से 100% कह रहा हूं आपसे कि आगे जो भी एग्जाम आएगी, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या फिर टेक्नीशियन हो, या फिर जेईई हो, इन सभी एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा। आपको देखो एग्जामिनर के माइंड से खेलना है कि किस किस जगह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। भाई किस किस जगह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको वही तो क्वेश्चन देखने हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपको वो चीजें समझ में आ रही है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर पढ़ना आसान हो जाता है। एग्जाम में सारे के सारे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, युगलिना, सेवाल वगैरह है, बैक्टीरिया वगैरह है, ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो जूलॉजी की बजाय इन चीजों को अगर आप पढ़ोगे, छोटी छोटी चीजों को, तो यहाँ से अच्छे से क्वेश्चन निकल करके आते हैं। तो मेरा तो मानना यह है कि इन चीजों को पढ़ो आप, लेकिन तुम बात कहाँ मानते हो हमारी। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भाई नर्वस सिस्टम के अलावा ऐसा कौन सा अन्य सिस्टम है जो आपकी बॉडी को कंट्रोल में कोऑर्डिनेट करने का काम करता है? देखो एक्सीलेटरी सिस्टम, इसे कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र। तो भैया इसमें हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? किडनी के बारे में। किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है। आपके शरीर में बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, चापचे अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे कि यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनाइन, यूरिक अम्ल, है कि नहीं है? तो ये सभी आपके ब्लड में घुले हुए रहते हैं। तो किडनी जब ब्लड को फिल्टर करती है तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, इन अपशिष्ट पदार्थों को अलग से कर देती है और मूत्र की सहायता से आपके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो किडनी के बारे में, नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पढ़ते हैं भैया हम एक्सीलेटरी सिस्टम में। तो इसका कोई मतलब नहीं है आपकी बॉडी को नियंत्रण और समन्वय बनाए रखने में, यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेट में इसका कोई महत्व नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हम फेफड़ों के बारे में पढ़ते हैं। फेफड़ों में किस तरीके से गैसों का आदान प्रदान होता है और फिर ब्लड की सहायता से जो ऑक्सीजन है आपके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। वहां पर ये ऑक्सीजन क्या करती है, जो भोजन का अंतिम रूप होता है ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इसका कोई महत्व नहीं है भैया, आपकी बॉडी को कंट्रोल में कोऑर्डिनेट करने में कोई महत्व नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो भोजन के पाचन के बारे में बात करते हैं हम इस चैप्टर में। इसमें हम छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, भोजन नली, माउथ, दांत, जीभ, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, तो इनका भी कोई महत्व नहीं है। हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो भैया आपकी बॉडी को कंट्रोल में कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। भाई अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ये हार्मोन का निर्माण करती है, और हार्मोन जो होते हैं ये कहीं ना कहीं
कंट्रोल व कोऑर्डिनेट में सहायक होते हैं। जैसे कि जब हमें एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यानी कि जो पीयूष ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस को छोड़ करके बाकी अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उन सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। तो वो किसकी सहायता से कंट्रोल करती है? अरे भैया वो क्या उठ करके उन ग्रंथियों के पास जाती है क्या? नहीं जाती। तो वो हार्मोन का स्राव करती है और हार्मोन जो होते हैं वो उन ग्रंथियों के पास पहुंचते हैं और फिर उन ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे ये ग्रंथि सिग्नल भेजेगी वैसे ही वो ग्रंथियां काम करेगी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी को कंट्रोल में कोऑर्डिनेट करने में एक एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा सिस्टम है जो कहीं ना कहीं सहायक होता है। बोलो तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको फिर बता देता हूं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन एएलपी सीबीटी फर्स्ट में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ में डाल चुका। इसके अलावा हर रोज 15 क्वेश्चन का टेस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिससे बायोलॉजी के अच्छे अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी अगर आप रोज उन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं तो। 650 स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं तो वो आंसर देते हैं, तो उनका मतलब यह है कि भैया आपको भी देना चाहिए, क्योंकि वो इंसान पागल तो नहीं है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखो एग्जाम में जीत के लिए एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हो कि 5 क्वेश्चन से कम तो किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछे गए। प्रत्येक शिफ्ट में 6 क्वेश्चन, कभी 7 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो बायोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो आप कह ही नहीं सकते कि बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आते। मानता हूं पिछली बार जब रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम हुई थी, एनटीपीसी की एग्जाम हुई थी, तो फिजिक्स का अच्छा खासा क्रेज था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं और अच्छे खासे आ रहे हैं। अरे 20 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो के लिंक उपलब्ध कराता रहता हूँ और रेलवे से संबंधित जो जरूरी सूचना है वो आपको उपलब्ध कराता रहता हूँ। तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमारे साथ जुड़ो। और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, मैंने यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी के सभी चैप्टर करवा रखे हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो जाकर के ज्वाइन कर लेना। चाहे वो एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। भैया हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। जो भी आपका डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर भी आप पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे तो नहीं लेकिन जब आप यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो वहां पर आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चले। ओके देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 है भैया। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि न्यूरॉन का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 जोन, ऑप्शन नंबर बी है सेल बॉडी, ऑप्शन नंबर सी है डेंड्राइट, ऑप्शन नंबर डी है सिनेप्स। बताओ गाइस, मैंने आपको न्यूरॉन की संरचना के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, अलग से क्लास ले रखी है, लगभग 1 घंटे में आपको मैंने न्यूरॉन की संरचना पढ़ाई थी भैया। न्यूरॉन के प्रत्येक भाग के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। देखो डायग्राम की सहायता से समझते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जब हम 10th क्लास में थे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था इस कोशिका से, आया कुछ याद? बताओ। बताओ भैया, आया क्या कुछ याद? बताओ।
इस तरह की संरचना। यह आगे वाला भाग थोड़ा बड़ा होता है, मैंने छोटा बना दिया, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। चलो मैं बीच वाला भाग है ना थोड़ा छोटा बना देता हूं। अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब बताओ, अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये किसकी संरचना है। ये तंत्रिका कोशिका की संरचना है। किसकी संरचना है? तंत्रिका कोशिका की संरचना है। आगे वाला ये जो भाग होता है ना, ये साइटोन कहलाता है। और ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला भाग एक्सोन कहलाता है। ठीक है। बीच में क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस होता है। बीच में क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक होता है। इसके चारों ओर यहाँ पर नेजल्स ग्रेन्यूल्स यानी कि नेजल के कण लगे हुए होते हैं। अंदर की तरफ कोशिका द्रव होता है। यहाँ पे इस कोशिका द्रव में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडीज होता है कि नहीं है। तो इस अंदर वाले भाग को कहा जाता है सेल बॉडी, या फिर सोमा कहा जाता है इसे। ठीक है। और ये शाखा जो ब्रांचेज आपको दिखाई दे रही है, ये जो शाखाएं होती है, इन शाखाओं को क्या कहा जाता है? इन शाखाओं को कहा जाता है मेरे भाई डेंड्राइट। डेंड्राइट। ये डेंड्राइट क्या करती है? सबसे पहले सूचनाओं को प्राप्त करती है। सबसे पहले सूचनाओं को क्या करती है? प्राप्त करती है। ये बीच वाला जो भाग होता है ये एक्सोन होता है। इसके बीच बीच में भैया क्या पाए जाते हैं? इस एक्सोन वाले भाग में बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर। रेनवियर के नोड होते हैं जो सूचनाओं को स्पीड देने का काम करते हैं। जो क्या करते हैं? सूचनाओं को स्पीड देने का काम करते हैं। बीच में ये वाला जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है सिनेप्सिस। क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। सिनेप्स। सिनेप्सिस नहीं, सिनेप्स कहलाता है। ये सिनेप्स दो न्यूरॉन के बीच वाला भाग है। दो न्यूरॉन के बीच वाला भाग है। बीच वाला भाग है भाई। एक न्यूरॉन ये है, तो एक दूसरा न्यूरॉन इसके पीछे जुड़ा हुआ होता है। तो दो न्यूरॉन के बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन में सिनेप्स दिया हुआ है। तो सिनेप्स क्या है? दो न्यूरॉन के बीच वाला भाग है। सेल बॉडी क्या है? अगर आप देखते हो तो सिर वाले भाग में, इस कोशिका के सिर वाले भाग में अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों ओर नेजल्स कण यानी कि नेजल्स के कण होते हैं। कोशिका द्रव होता है। कोशिका द्रव में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदेश जालिका होता है, गोल्गी बॉडीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इस अंदर वाले भाग को सेल बॉडी या सोमा कहा जाता है। ठीक है। बाहर की तरफ ये सेल बॉडी भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे की तरफ इस बहुत सारी शाखाओं में बटी हुई कुछ शाखाएं होती है। ऐसे शाखाएं दिखाई देती है आपको आगे की तरफ इस सिर वाले भाग में। इसे डेंड्राइट कहा जाता है। ये सूचनाओं को सबसे पहले ग्रहण करती है, सूचनाओं को सबसे पहले प्राप्त करती है। और सूचनाओं को स्पीड देने का काम कौन करता है? नोड ऑफ सिनेप्स, यानी कि सूचनाओं को स्पीड देने का काम कौन करता है? नोड ऑफ रेनवियर। एक इसमें है एक्सोन। तो एक्सोन वाला भाग ये है भैया, है कि नहीं है। इस एक्सोन वाले भाग में अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर माइलिन शीत का आवरण होता है। इस एक्सोन वाले भाग में क्या होता है? माइलिन शीत का आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइलिन शीत का आवरण पाया जाता है। और इस माइलिन शीत में बहुत सारी आपको कोशिकाएं देखने को मिलती है। इन कोशिकाओं को कहा जाता है भैया स्वान सेल। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें स्वान सेल कहा जाता है। जब ये स्वान सेल्स में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है तब भैया जो ट्यूमर होती है ना, ट्यूमर गांठ का रूप ले लेती है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने पहले बहुत अच्छे से पढ़ाया था। इनके बारे में एक एक चीज के बारे में मैंने आपको डिटेल में लिखवाया था भैया। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा न्यूरॉन की संरचना का। न्यूरॉन की संरचना जो मैंने आपको पढ़ाई थी उसका उस वीडियो का मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाकर के देख लेना भैया। आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस बार में सॉरी यार, इस बार तंत्रिका तंत्र से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे भाई। नर्वस सिस्टम वाला जो चैप्टर है उसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बताओ, ये सारी चीजें समझ में आ गई। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि न्यूरॉन का कौन सा भाग सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। तो ये जो डेंड्राइट है ना, ये शाखाएं आपको दिखाई दे रही है, ये सबसे पहले सूचनाओं को ग्रहण करता है भैया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डेंड्राइट हो जाएगा। ठीक है। और पिछली बार ग्रुप डी में और एनटीपीसी में यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे सिनेप्स से। ये दो न्यूरॉन के बीच वाला भाग होता है, ये सिनेप्टिक नोब होता है। ठीक है, तो आपको पता होना जरूरी है इसके बारे में। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखो अभी शिफ्ट से 7 क्वेश्चन पूछे गए, तो अब तक की कहानी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ना। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वैसे आपने न्यूरॉन की संरचना तो पहले भी पढ़ रखी होगी, मैंने आपको जल्दी जल्दी बताया, लेकिन आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी लगा कि भैया हमें समझ में कम आया, तो उसका मतलब ये है कि आपने नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो जाकर के पढ़ लेना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है? बताओ कौन नहीं करता। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए तापमान में कमी, ऑप्शन नंबर बी है पृष्ठ क्षेत्र में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी है पवन चाल में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी है आर्द्रता में कमी। तो रेलवे ने इसका आंसर दे रखा है भैया ऑप्शन नंबर ए तापमान में कमी। तो बस आज यहीं तक रखते हैं भैया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इसके बाद में 26 तारीख के सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आएंगे भैया हम कल, जिसमें बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आज की तरह कॉन्सेप्ट के साथ में सिखाने वाले हैं। बस जुड़े रहिए। बायोलॉजी पढ़ने अगर आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो इस यूट्यूब चैनल पर बेझिझक आप पढ़ सकते हैं। बाय बाय।